नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वेव ऑप्टिक्स। और नीट 2021 का सफर होगा वो और भी आसान। मोशन अनाउंस करते हैं आपके लिए नीट का महारिवीजन कोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चूंकि आपने इससे पहले, अगर आपने ध्यान से समझा हो, तो हम लोग एसएचएम खत्म कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग वेव और साउंड वेव खत्म कर चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में ये कड़ी है प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोल रहे हैं। अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स तो थोड़ा सा नाम मात्र है, क्योंकि इसमें लाइट की चर्चा हम लोग करते हैं। वैसे ये टॉपिक वेव से ही कनेक्टेड है। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। क्लियर है? तो आइए समय खराब नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, और बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। प्लीज लेक्चर को आखिर तक देखें, फेथ रखें और कनेक्टेड रहें। और मैं आपसे फिर बता दूं, केवल फिजिक्स ही नहीं, आपकी बायोलॉजी और आपकी साथ ही साथ केमिस्ट्री, इस पे भी पूरी मेहनत आपके साथ की जा रही है। बस आवश्यकता है आपको तालमेल बनाने की हमारे साथ, और समय निकालने की। मुझे पता है कि अभी आप थोड़ा रिवीजन में भी कहीं बिजी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब भी समय निकाल करके इनको देखेंगे, यू वुड नॉट बिलीव कि कितना बढ़िया कंटेंट हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। द रियल फील ऑफ डेप्थ ऑफ कंपटीशन। तो चलें प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, जो मेरे साथ बने हुए हैं, प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब एक टीचर मेहनत करता है और उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं निस्वार्थ भाव से। टीचर मेहनत करता है, निस्वार्थ भाव से बच्चे फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो चलिए, ज्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं आज का प्यारे बच्चों पहला सवाल। थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा कनेक्ट करने में। आइए जरा फटाफट से देखते हैं। यस, द क्वेश्चन इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द साउंड वेव एंड द लाइट वेव। प्यारे बच्चों, साउंड वेव और लाइट वेव में सिमिलैरिटी आपको बतानी है। बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, both have the same speed in the medium, they can produce interference. Yes, correct answer, they can produce the interference। है ना बेटे? दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं? बिल्कुल नहीं। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करते हैं, मजा आएगा। हाँ बेटे, जब हम लोग बात करते हैं साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव एक तरह की कैसी वेव होती हैं? दीज आर द मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव होती है प्यारे बच्चों? मैकेनिकल। एंड दे रिक्वायर्ड मीडियम। इनको चलने के लिए क्या चाहिए? इनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। जबकि जो अपनी लाइट वेव होती है प्यारे बच्चों, यस, दैट लाइट वेव इज EMW, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दे कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडनल होती है? नो सर, इनका जो नेचर होता है, इनका नेचर होता है ट्रांसवर्स। और इनका जो नेचर होता है प्यारे बच्चों, इनका नेचर होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है? चलिए, और फिर दे हैव द सेम स्पीड? नो, पास आसपास भी नहीं हटती। साउंड की स्पीड एयर वैक्यूम में होती है 330 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में, सॉरी बोल रहा हूँ, मीडियम में होती है 330 मीटर पर सेकेंड। जबकि लाइट की जो स्पीड होती है प्यारे बच्चों, लाइट की स्पीड होती है, हाँ जी, आसपास भी नहीं हटता कोई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं, तो एक ही चीज कॉमन है, व्हाट? दे शो इंटरफेरेंस। प्यारे बच्चों, जब दो वेव एक साथ मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं, तो कहीं पर एनर्जी मैक्सिमम और कहीं पर एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम। रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या शो करते हैं? ये दोनों के दोनों प्यारे बच्चों क्या शो कर रही हैं? इंटरफेरेंस शो करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। वाह, हाँ जी, वेव फ्रंट की बात आ रही है। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट मतलब वेव फ्रंट क्या होता है सर? वेव फ्रंट तो हमने हाइगेन्स में पढ़ा था पहली बात तो। और सर ने कहा था वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन है, दैट इज, यस, दैट लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लोकस ऑफ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, all the particles vibrating in same phase। है ना बेटे? हाँ जी, उन पार्टिकल्स का लोकस जो सेम फेज में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। तो डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, ऑल पार्टिकल्स इन इट हैव सेम फेज, अपोजिट फेज, सेम फेज, अपोजिट फेज, नन ऑफ दिस। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? हालांकि वेव फ्रंट के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। जैसे मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो वेव फ्रंट का जो कंसेप्ट लाए थे,
वो कौन से साइंटिस्ट लाए थे? सर वो लाए थे हाइगेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर दूसरी बात, किसी पॉइंट सोर्स के लिए, यस, कैसे सोर्स के लिए? पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होता है? पॉइंट सोर्स के लिए प्यारे बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। इस यस, हालांकि इसमें बार बार कई बार चर्चा करेंगे तो एक बार में नहीं बताऊंगा, मिक्स करके बताऊंगा, सब जुड़ जाएगा तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटे, अगर सोर्स एक लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होता है? सर वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। कैसा होता है बेटे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और अगर लीनियर सोर्स को बहुत दूर से देखते हैं, किससे देखते हैं? बहुत दूर से। ओके, तो ये कहलाता है प्यारे बच्चों PWF। PWF बोले तो इसे कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर है मेरे बच्चों? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के मेरे पास, हाँ जी, तीन प्रकार के वेव फ्रंट हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन वेव फ्रंट। और एक बात का ध्यान रखना है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। लेक्चर में डिटेल में बताया गया है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ऐप पे जाइए, मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें जाके देखिए, वहां पे डिटेल में वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर मिलेगा, सारी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी प्यारे बच्चों। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर ये वेव फ्रंट है, ये क्या है प्यारे बच्चों? वेव फ्रंट। तो जो भी वेव फ्रंट आपको पता होगा, तो जो वेव की डायरेक्शन होगी, वेव का प्रोपगेशन होगा, रे, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होगा। तो जो एरो आप देख रहे हैं ये किसकी डायरेक्शन है? सर ये डायरेक्शन है किसकी? ये है प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिसे आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जिसे हम रे बोलते हैं, रे। क्लियर है भाई? तो रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट पता होगा तो हम क्या बना सकते हैं? रे बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। यस, बहुत प्यारा चैप्टर है, चिंता मत करो, रटवा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट? हाँ जी, इनमें से आपको बताना लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। लाइट, इट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, इट कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, it involves transportation of energy, it has a finite speed। प्यारे बच्चों, लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना बेटे? जब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैं कह सकता हूँ व्हाट? नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। और जब कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट गलत है? इट रिक्वायर्स ए मेटल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका प्यारे बच्चों ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? वैक्यूम के थ्रू चली सकती है, आती ही है, सन से जब अर्थ तक आते हैं तो बीच में वैक्यूम भी होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। इस लेक्चर से पहले वेव का लेक्चर देखोगे तो बहुत मजा आएगा। एक छोटा सा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा, मानना हो मानो, नहीं मानना हो तो मत मानो। लो भाई, ये सवाल शुरू हो गए हैं, रटे रटाए सवाल, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द टू इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज 225:1। इफ इंटरफेरेंस अकर्स देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। सब बच्चे जानते हैं इंटेंसिटी को क्या लिख सकता हूँ? सर इंटेंसिटी को लिख सकता हूँ दैट नेट इंटेंसिटी इज व्हाट? सर दिस इज सिंपली I1 प्लस I2। हाँ बेटे, +2 √I1 I2, हाँ जी, कॉस डेल्टा फाई। क्या ध्यान है आप लोगों को? है ना बेटे? इसमें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, सर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों, ये क्या होती है? सर ये होती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो बेटे यहाँ से जो आई मैक्स और आई मिन का रेशो होगा, आई मैक्स और आई मिन का रेशो होगा क्या? वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होगा। लॉक कर दीजिए प्लीज, इस रिजल्ट को याद रखना है। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या मुझे यहाँ पर I1 I2 का रेशो कितना दिया है? 25:1। तो अगर मुझे यहाँ से I1 I2 का रेशो दिया है, यस, दैट रेशो ऑफ I1:I2 इज, that ratio of, yes, I1:I2 is
25:1, 25:1। तो बेटे एक काम करते हैं, हाँ जी, क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ that √I1 upon √I2 is equals to 5:1। क्लियर है बेटे? यस सर, यानी कि that √I1 is equals to 5 √I2। चलो भाई, हो गया काम। तो क्या 5 √I2 प्लस √I2 अपॉन, हाँ बेटे, 5 √I2 माइनस √I2, और इन सब के हो गए होल स्क्वायर। यस, तो ये आ गया मेरे पास, हाँ जी सर, ये मेरे पास आ गया 6 का स्क्वायर इंटू I2, और ये मेरे पास आ गया सर 4 का स्क्वायर इंटू आई टू छम्मा छम्मा हो गए। क्या बेटे 36/16 आ जाएगा। क्लियर है? 16। ओके प्यारे बच्चों, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दिस वुड बी 9/4। कितना आ जाएगा भाई? 9/4। तो 9/4 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ यस कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर इसका ऑप्शन सही होगा सी। क्या क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, यस। A two sinusoidal wave of intensity I having same frequency and same amplitude interfere constructively at a point, then the resultant intensity at a point will be। Yes, again it's a very important question। बेटा इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, सब बच्चे जानते हैं। एक इंटरफेरेंस होता है यस कंस्ट्रक्टिव, और एक इंटरफेरेंस होता है कैसा? डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें जो डेल्टा फाई है वो कितना कितना होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, ये याद रख लेना, यानी कि 2n पाई। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें होता है पाई, 3 पाई, हाँ बेटे 5 पाई, एंड सो ऑन, यानी कि 2n+1 पाई होता है। तो ये फेज डिफरेंस कहलाते हैं। ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ इंटेंसिटी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्यारे बच्चों, दैट इंटेंसिटी इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस, दैट इज कॉल्ड एज CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन से वाला? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम है। दो वेव है, एक वेव ये और एक वेव ये, इसकी इंटेंसिटी भी आई और इसकी इंटेंसिटी भी कितनी प्यारे बच्चों? आई। तो यहाँ से जो आई मैक्स होगा क्या वो होगा? √I प्लस √I और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 √I का होल स्क्वायर, यानी कि सर ये मेरे पास आ जाएगा 4I। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है? अच्छा, कमाल की बात, अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कैसा इंटरफेरेंस होता है बेटे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आई मिन होता, जो कि √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता, क्या आ जाती इसकी वैल्यू? सर इसकी वैल्यू आ जाती 0। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे, ये वाले फॉर्मूले आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। यस, बहुत ही प्यारा सवाल है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है द एनर्जी इन द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस is conserved, get redistributed, is equal at every point, is destroyed in the region of dark fringe, is created at the place of bright fringe। देखो बेटे, सबसे पहली डेफिनेशन इंटरफेरेंस की आप रटें एक सिंगल लाइन में। जो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है वो ये कहती है, दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली यस रीडिस्ट्रीब्यूटेड, redistribution of energy। It is the redistribution of energy। Okay, and it tells us the conservation of energy। Conservation of energy। Energy neither can be created nor be destroyed। और इसमें भी यही होता है। होता क्या है प्यारे बच्चों? और जो आपको याद है YDSC पढ़ते हैं आप, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं वो एक्चुअल में क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है जो कि आपकी एक ब्राइट फ्रिंज होती है, फिर एक डार्क फ्रिंज होती है, क्या बेटे, फिर एक ब्राइट फिर एक डार्क मिलती है। तो यहाँ पे एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्या हो रही है? रिडिस्ट्रीब्यूट। यानी कि अगर डार्क पर मिनिमम है तो ब्राइट पर मैक्सिमम है। लॉस नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का। ऐसा नहीं कि यार डार्क की गायब होगी तो खत्म हो गई, नहीं। जो यहाँ कम हुई वो यहाँ पर अपीयर हो गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये डार्क हुआ तो ये रिलेटिवली ब्राइट हो गया है। तो ये कहने का मतलब ये है इट कंजर्व एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका प्यारे बच्चों ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, चलिए क्या क्वेश्चन है भाई? इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, okay, path difference is lambda is k, okay, lambda being the wavelength of light used, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be। दोबारा से पढ़े बेटे, YDSC दे रखा है आपको। YDSC जानते हैं? यस सर, अच्छे से जानते हैं। YDSC is यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज S1, दिस इज S2, और ये सामने आपको क्या मिल रही है? ये सामने आपको स्क्रीन मिल रही है। हाँ बेटे, किसी पॉइंट पर स्क्रीन की पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा है, इज लैम्डा। यहां पर द डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो आपसे कह रहा है हाँ जी, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आपको बतानी है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी के है, ओके। यहाँ पे इंटेंसिटी कितने प्यारे बच्चों? के है। तो आपसे पूछ रहा है उस जगह इंटेंसिटी बताओ जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4। सब बच्चे जानते हैं इस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा पर पाथ डिफरेंस कितना होता है? 0, ओके। इसके ऊपर वाले पॉइंट पर कितना होगा? इसके ऊपर वाले पॉइंट पर कहीं लैम्डा बाई 4 आएगा, फिर लैम्डा आ जाएगा। तो आप जरा ध्यान से समझें, जैसे ही डेल्टा एक्स लैम्डा है तो उस समय आई बराबर के है। तो आपसे पूछ रहा है यस लैम्डा बाई 4 पर बताइए। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि अगर आपको पार्ट डिफरेंस दिया है तो आप फेज डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सर फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है बेटे? चलो बताओ, तो क्या यहाँ पे रख सकता हूँ 2 पाई बाई लेमडा, और ये लेमडा बाई 4 है पार्ट डिफरेंस, तो छम्मा छम्मा हो गए। तो यहाँ से जो डेल्टा फाई होगा, दैट डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? सर ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई बाई 2, यानी कि सर इट इज पाई। ओके बेटा, समझ में आ रहा है क्या? 2 पाई बाई 2, नो सर समझ में नहीं आ रहा, गलती कर दिया आपने। नहीं, सही तो कर रहा हूँ। 2 पाई इंटू लेमडा बाई 4, लेमडा से लेमडा कट गया बेटे, 2 से 2 कट गया है, सॉरी पाई बाई 2 आएगा। तो ये आपके पास डेल्टा फाई आ चुका है। ओके, यस सर, दैट डेल्टा फाई इज पाई बाई 2। क्या सब बच्चों को क्लियर है? चलो अब बेटे ध्यान से समझने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, जरा समझने की कोशिश करो। अब जो पार्ट डिफरेंस है, क्या है? पार्ट डिफरेंस वो आपको दिया गया था, आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया है। अब आपसे कह रहा है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ। इस पॉइंट पर क्या बतानी है? इंटेंसिटी। क्या किसी को इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है? यस सर, दैट फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इज यस I1 प्लस I2 प्लस, हाँ बेटे सर ये आ जाएगा 2√I1 I2, क्या बेटे, कॉस डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई कितना है? पाई बाई 2 है। अच्छा कमाल की बात है, YDSC में यहाँ जो इंटेंसिटी होती है और यहाँ इंटेंसिटी को बराबर मानते हैं, यानी कि I1 बराबर I2 बराबर कितना है बेटे? I है। तो दैट I नेट इज इक्वल्स टू I प्लस 2I कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 हुआ 0। तो बेटे दैट I नेट इज इक्वल्स टू यस, ये मेरे पास आ जाएगा 2I। क्या आ जाएगा बेटे? 2I। अच्छा कमाल की बात है, जो क्वेश्चन में लैम्डा पर आपको आई की वैल्यू के दी है, तो आप जानते हैं ये जो आई नेट है, ये
ये आई नेट बेटे, ये आई नेट एक्चुअल में अगर आप ध्यान से समझें तो लेमडा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आपको याद होगा ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था भाई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, हाँ बेटे याद रखें, पार्ट डिफरेंस लेमडा 0 2 लैम्डा 3 लैम्डा होता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में होता है λ/2 3 λ/2 5 λ/2 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जो आई मैक्स होता है ये 4i के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4i के, जहां आई है इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो जरा बताओ ये आई नेट का मतलब ये 4i है। कितना है आई नेट? बेटे इधर उधर मत देखा करो, स्क्रीन पे देखने के लिए रेड स्पॉट को देखा करो। क्या आई नेट इज इक्वल्स टू के है? और आई नेट क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर है? अगर ये आई नेट है तो क्या ये 4i होगा? तो क्या 4i बराबर के नहीं होगा? बोलो बच्चा पार्टी। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं खोपचे में क्या 4i बराबर के होगा? तो क्या बेटे आई की वैल्यू k/4 आ जाएगी, है ना? जहां आई क्या है? आई है इसकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी। चलो जी, बस काम होने वाला है, अपना काम तो बनता। चलो भाई आई की वैल्यू रख दो k/4, तो आंसर कितना आ जाएगा? सर द आंसर कम्स आउट टू बी k/2। बेटे बहुत शॉर्टकट तरीके हो सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस का खेल है। आप जैसे चाहें इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन मैंने तो फंडामेंटल तरीके से इस क्वेश्चन को कराया ताकि आपको कुछ रिजल्ट्स भी याद करा दूं, रिवाइज करा दूं, और रिवाइज करते करते हम कंसेप्ट को भी प्यारे बच्चों कवर कर पाएं। फिर एक बार बता दूं, जब इंटेंसिटी पूछता है तो इंटेंसिटी पूछने के लिए आपको डेल्टा फाई चाहिए। डेल्टा फाई का डेल्टा एक्स के साथ साकिना का ये रहा, साकिना का मतलब इनका इससे रिलेशन ये रहा है। अब बताइए क्या डेल्टा एक्स दिया है? यस सर। तो क्या डेल्टा फाई निकाल लूंगा? अगर तुम मिल जाओगे तो डेल्टा फाई से क्या आई नेट निकाल लूंगा। आई नेट से मेरा काम चल जाएगा। क्लियर है बेटे? आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए करते हैं अगला सवाल। वाह जी वाह, देखो बेटे ध्यान से, मजा आएगा। हाँ जी, आपसे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज इतने। सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है। देन फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट हैविंग पार्ट डिफरेंस। वाह जी वाह, देखो बेटे सेम क्वेश्चन है। अभी तो हमने किया, मैं तो चाह रहा हूँ खुद करें आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। सर आप ही बता देना क्यों मेहनत करवा रहे हो। चलो देखो, अगर बेटा वाईडीएससी होता तो वाईडीएससी में जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है बेटे, इनको सेम मानते हैं, इक्वल मानते हैं, दोनों को क्या मानते हैं? इक्वल। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है यहाँ पर इंटेंसिटी 4i0 के बराबर होती है। क्या क्लियर है? चलो बेटे, क्या ये 0.01 है? तो क्या 4i बराबर 0.01 है, तो i की वैल्यू आ गई 0.01/4। हाँ भाई ये आ गया 100, यानी कि सर ये आ गया 1/400। कह दो समझ में नहीं आया। क्या सब बच्चों को क्लियर है? यस सर, आई नेट आ चुका है। अब सुनो सवाल क्या है। आई तो पता लग गया। अब आपसे कह रहा है यार λ/3 जहां पार्ट डिफरेंस हो, मैंने माना कि इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना है? λ/3। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ। तो फिर वही काम करना है, डेल्टा एक्स दिया है तो डेल्टा फाई निकाल लो। क्या डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। बेटे भगवान से प्रार्थना करा करो सद्बुद्धि दे तुम्हें, मेहनत करा करो। हाँ भाई, निगेटिव लोगों से तुम्हें दूर रखे, है ना, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन तो कुछ नहीं होता तुम्हारे सवाल का, और परेशानियां ही वो तुम्हें दे जाते हैं। λ/3 छम्मा छम्मा, क्या बेटे ये 2π/3 आ गया है स्टूडेंट्स। और 2π/3 सब लोग जानते हैं कितना होता है सर? ये होता है 2π/3 पाई इंटू 180/पाई, छम्मा छम्मा हो गए। हाँ बेटे ये मेरे पास आ गया 60, यानी कि सर टोटल 120 डिग्री। और बेटे कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? सर इसकी वैल्यू -½ होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब चलो फटाफट से आई नेट निकालना है। तो क्या आई नेट का जो फॉर्मूला है क्या है? वो I1 + I2 + 2√I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब बताओ डेल्टा फाई यहाँ से माइनस, कॉस डेल्टा फाई माइनस हाफ रख दूंगा। यस सर, ये हो गया आई आई + 2i
और ये आ गया आपका -1/2, छम्मा छम्मा, आई प्लस आई माइनस आई, वाओ। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई है सर? इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर आई आ गई है। कितनी आ गई है बेटे? इंटेंसिटी आ गई है आई। अब एक बात बताओ, आई की वैल्यू क्या 1/400 दे रखी थी, लेकिन ये 1 बाई, अब देखो यूनिट में भी लोचा कर रखा है, ये था वॉट पर मीटर स्क्वायर, और आंसर ऑप्शन में किसमें दे रखा है? मिली वॉट में दे रखा है। किसमें दे रखा है? मिली वॉट में। तो एक काम करते हैं, क्या यहाँ पर, हाँ बेटे, इसको मिली वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये 1000/400 आ जाएगा? ये छम्मा छम्मा हो गए, क्या 2.5 मिली वाट अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा? यस सर। तो क्या बेटे ये भी तो आई है, तो क्या 2.5 वॉट मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर से आई विल गेट द आंसर। तो आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कनेक्ट हो रहा होगा, रिवाइज हो रहा होगा, लेकिन उसी से जो पढ़ रहा होगा और थोड़ी सी मेहनत कर रहा होगा। क्लियर है बेटे? अगर बोरियत हो रही हो तो अपने मोहल्ले पड़ोस में से किसी अपने भाई बहन को साथ बैठा लिया करो, साथ बैठ के पढ़ लिया करो, उससे मोटिवेशन रहेगा। 2 घंटे का लेक्चर है नहीं मुश्किल से, और सोचो 2 घंटे में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा वादा है आप लोगों से, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से आपको 50 से 60% कंटेंट पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरा विगत वर्षों का अनुभव कहता है प्यारे बच्चों, है ना। बाकी तो ठीक है, कर रहे हैं मेहनत, सारे काम हो रहे हैं, इधर भी मुंह मार रहे हैं, उधर भी मुंह मार रहे हैं, उन सब से कुछ होने वाला नहीं है। पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। हाँ बेटे, करते हैं अगला सवाल, है ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द टू slits are 1 mm apart, okay, and the screen is placed 1 meter away. A monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used. What will be the width of the each slit for obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima of the single slit? देखो बेटे, सिंगल स्लिट पैटर्न का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब यहाँ डिफ्रैक्शन वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल स्लिट का मतलब होता है डिफ्रैक्शन, ये देख रहे हैं आप, है ना। और बेटे डबल स्लिट का मतलब क्या होता है? डबल स्लिट का मतलब होता है सर जी YDSC सेटअप। क्लियर है? अच्छा बेटे, एक रिजल्ट याद रखना है, जो सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन होता है उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ कितनी होती है? λd/a का डबल। λd/a का डबल। याद आ रहा है क्या किसी को? हल्का फुल्का सा नहीं याद आ रहा हो तो बेटे ध्यान दो। हाँ जी, क्या सर ने आपको बताया था कि ऐसे बनता था सेंट्रल मैक्सिमा? ये देखो, ऐसे बनता था, याद है ना, ऐसे। और ये जो इसकी विड्थ है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसका जो विड्थ है वो λd/a का डबल आ जाता है, जहाँ ए स्लिट विड्थ कहलाती है। अब देखो बेटे, डी ए दे रखा है, डी ए दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। अब एक बात फटाफट से बताओ, इंटरफेरेंस में सेंट्रल मैक्सिमा λd/ छोटा डी होता है, ओके, λd/d। क्लियर है? चलो जी, हो गया काम, बस फिर क्या था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसमें इसकी 10 आती हैं, ये देखो। ये कह रहा है यस 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 यस, क्या लिखा है? फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमा वो ये है, इसमें 10 डबल मैक्सिमा आ रहे हैं, तो डबल मैक्सिमा का 10 कर दिया, 2 से कट के 5 आ गया बेटे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? d/5 आ गई। अब बताओ छोटा डी कितना है? 1 मिलीमीटर। लो भाई, यहाँ 1 मिलीमीटर रख दे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। क्लियर है बेटे? तो याद रखना है सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है? λd/a का डबल। ए क्या है यहाँ पर? ए है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो बेटे, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। भाई बहुत शानदार सवाल है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए YDSC सेटअप इज I0। मैक्सिमा की इंटेंसिटी इस बार I0 आपको दी है, I max is equals to I0। क्लियर है? यस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 5 लैम्डा। छोटा डी 5 लैम्डा के बराबर है, और बड़ा डी कितना है? बड़ा डी 10 डी के बराबर है। देखो ये दे रखा है, ये रहा बड़ा डी बेटे, 10 डी के बराबर है, यानी कि 50 लैम्डा आ गया। अब आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ द वन ऑफ द स्लिट्स। देखो इसके किसी स्लिट के सामने वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछा। अब यार इंटेंसिटी पूछेगा तो फेज डिफरेंस चाहिए, और फेज डिफरेंस चाहिए तो पार्ट डिफरेंस चाहिए। अब एक बात बताओ फटाफट से, हाँ बेटे, डेल्टा फाई निकालना है।
लेकिन उसके लिए पार्ट डिफरेंस निकाल लेते, क्योंकि पार्ट डिफरेंस बहुत आसान होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लो, किसी भी स्लिट के सामने होता है d² / 2d। प्लीज इस रिजल्ट को याद रखें। कैसे आया है ये मैं आपको अगली स्लिट में बता दूंगा। छोटे डी की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, कैपिटल डी की वैल्यू रख सकता हूँ, डेल्टा एक्स आ जाएगा, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई, और आई नेट का फॉर्मूला भैया इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि S1 की आई है, S2 की आई है, तो आप सभी जानते हैं जो आई नेट होता है क्या, दैट आई नेट इज I1 यस प्लस I2, क्या बेटे, प्लस 2√I1 I2, क्या कॉस डेल फाई होगा कि नहीं होगा? बस बात खत्म हो गई। इसकी वैल्यू रखो, डेल्टा एक्स निकाल लो। डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई कैसे निकालते हैं, याद है तुम लोगों को? यस सर, दैट डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। बस वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे भी बनाया है बेटे, आप चाहें तो इस रिजल्ट को भी याद कर सकते हैं। बहुत प्यारा रिजल्ट है, दैट आई पी इज इक्वल टू आई एम एक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई टू। कब यूज करते हैं ये रिजल्ट? तब जबकि I1 I2 बराबर होते हैं और किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछी जाए, लेकिन डेल्टा फाई पता होना चाहिए। अच्छा, आई मैक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, I0 हो गया काम, डेल्टा फाई मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब बताओ फटाफट से। हाँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं हवा में थोड़ी बताऊंगा? टेंशन मत लो यार, पूरा समझाऊंगा। अभी बताओ डेल्टा एक्स कितना आया? अब बता, डी पता है, कैपिटल डी पता है, वैल्यू पुट कर दी तो देख जरा, λ/4 आ गया क्या? λ/4 आ गया तो क्या फाई फेस डिफरेंस π/2 आ गया। बस उठा के यहाँ रख दो। जब यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू को तो I0/2 आ जाएगा। और ये रिजल्ट कैसा है ये भी समझ लो। ये रिजल्ट लाने के लिए बेटे देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो डेड स्पॉट को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर से पार्ट डिफरेंस ही आ जाएगा। वरना याद रखो, टाइम बचेगा, सीधे सीधे प्यारे बच्चों सवाल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। वाह जी वाह। हाँ जी, ध्यान दो भाई। YDSC में फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर। अब देखो बहुत मजेदार छोटे छोटे सवाल कनेक्ट होने वाले हैं। देन इन ए मीडियम अदर देन द एयर। ओके बेटा, इट इज फाउंड दैट एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर द फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। बेटे मीडियम के अंदर बनने वाली आठवीं ब्राइट फ्रिंज, पहले तो याद दिलाओ, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला याद है, ND λ/d। बेटे वाई क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस। तो ये मैक्सिमा ये किसका है, डार्क का है, ये सॉरी ब्राइट का है। और यही डार्क होगा तो यहाँ यहाँ 2n+1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटे, 2n+1। तो ये आपके पास मिनिमा की पोजीशन है, ये आपके पास मैक्सिमा की पोजीशन है। अगर मीडियम आ जाता है तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देना है, λ/μ से, जहां म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लो बेटे हो गया काम। तो यहाँ पे क्या करना है, इन फॉर्मूले में जहां जहां लैम्डा था वहां λ/μ रख दोगे, तो देखो दोनों फॉर्मूले आ गए। अच्छा, कमाल की बात है, इसमें n = 0 रखते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन आती है, 1 पे फर्स्ट मैक्सिमा, 2 पे सेकंड मैक्सिमा। इधर इसमें n 0 रखेंगे तो यहाँ फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, यानी कि सर ये वाला फॉर्मूला, और इसमें n को क्या पुट कर देना है सर, इसके अंदर n को 8 पुट कर देना है। क्लियर है बेटे? और पांचवी डार्क फ्रिंज फ्रिंज इन एयर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, और 5 के लिए n को 4 रखना है। हाँ जी, n को क्या रखना है, 4, क्योंकि सर ने कहा था 0 पे जब फर्स्ट है तो इसका मतलब सर चौथे पे ही तो पांचवा होगा, तो यहाँ n को 4 रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से मेरे पास देखो, ये आ गया ब्राइट फ्रिंज का एक्सप्रेशन, ये आ गया डार्क का, और यहाँ λ/μ ना लिखना ना भूले। क्यों? क्योंकि ये कहाँ बन रहा है सर, ये बन रहा है मीडियम में। किसमें प्यारे बच्चों, मीडियम में। बस हो गया काम। अब क्या करना है, दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों को बराबर कर दो। जैसे दोनों को बराबर करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 1.78। क्लियर है? तो देखो इस एक सवाल से कितनी सारी चीजें हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्लियर कर ली है। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in YDSC setup, yes, in YDSC setup, the separation D between the slits is 2 mm, the wavelength lambda of the light used is itne angstrom, and the distance D is itne. It is found that the angular width of the fringes, बेटे angular width क्या होता है प्यारे बच्चों, जो angular width होता है इसको बीटा से डिनोट करते हैं, और इस angular width की जो वैल्यू होती है, that बीटा is equals to, yes, lambda by small d। ये कहलाती है प्यारे बच्चों एंगुलर विड्थ। क्लियर है ना? λ/d कहलाती है एंगुलर विड्थ। हेलो, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस सर, है ना बेटे? इसको थीटा से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब कमाल की बात यह है क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, आपको एंगुलर विड्थ गिवन है इतनी,
ओके, फिर आपने क्या किया, टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ इतने कर दिया, तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड टू बी चेंज। अब देखो बेटा, लेमडा क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया है, सेम लेमडा, तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है लेमडा कांस्टेंट है, ये दिए है, तो क्या यहाँ से बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, क्या बेटे यहाँ से D2 अपॉन D1 लिख सकता हूँ, बस सवाल खत्म हो गया। चलो बेटे, बीटा 1 कितना रखना है सर, बीटा 1 रखना है यहाँ से 0.20, बीटा 2 हाँ बेटे 0.21, और ये इसको क्या कहूँ, ये जो छोटा डी है वो कितना था, 2 mm था। यस, और क्या निकालना है, डी डैश यहाँ से कैलकुलेट करना है, या D2 यहाँ से कैलकुलेट करना है। क्लियर है, जब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो सॉल्व करके मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों बी सही होगा। क्लियर है, तो याद रहे फ्रिंज विड्थ। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर मीडियम में पूछ ले, ये तो कहाँ है, ये तो एयर में है, और अगर आपसे किस में पूछ ले, मीडियम में, तो मीडियम में जो बेटे बीटा थीटा होता है, ये बस कुछ नहीं करना, लेमडा बाई म्यू डी कर देना है। क्या कर देना है, लेमडा बाई म्यू डी कर देना है। अच्छा, वाईडीएससी से रिलेटेड मैं कुछ बातें प्यारे बच्चों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वाईडीएससी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में प्यारे बच्चों मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ओके, क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जरा सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें। हाँ जी, कैसा, सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान रहे, अगर ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक YDSC सेटअप लगा रहे हैं, तो YDSC सेटअप में ध्यान रहे, जो शेप ऑफ द फ्रिंजेस होती हैं वो हाइपरबोलिक होती हैं। शेप ऑफ द फ्रिंजेस आर हाइपरबोला। और अगर S1 S2 ऐसे हो, है ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हो, तो इस सेटअप में जो शेप ऑफ फ्रिंजेस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। शेप ऑफ फ्रिंजेस कैसे होते हैं मेरे बच्चों, शेप ऑफ फ्रिंजेस सर्कुलर होते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर अगर स्लिट्स अगर स्लिट्स स्क्रीन के परपेंडिकुलर हैं तो सर्कुलर, और अगर स्लिट्स हाँ जी स्क्रीन के पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल, तो जो शेप ऑफ द फ्रिंजेस होता है प्यारे बच्चों, इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर हाइपरबोलिक होता है। क्लियर है बेटे, चलिए, और हालांकि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लाओ जरा फटाफट से चर्चा कर ही लेते हैं। हाँ बेटे, ये जो फ्रिंज विड्थ होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जब आप इसमें फ्रिंज विड्थ लिखते हैं तो फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप बोलते हैं बीटा, दैट इज लेमडा डी बाई डी। बेटे जो ये बीटा है, ये बीटा लेमडा पे डिपेंड करता है, कैसे, दैट बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, जिसका लेमडा ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा। जरा बताओ लेमडा किसका ज्यादा, सर रेड कलर का वॉयलेट से ज्यादा होता है, इसलिए जो फ्रिंज विड्थ रेड कलर की लाइट के लिए ज्यादा होती है, किसके मुकाबले सर, वॉयलेट कलर के मुकाबले। ठीक है मेरे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा कर सकते हैं, क्या, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो मैक्सिमा की पोजीशन होती है वो लेमडा डी बाई, हाँ बेटे बाई डी होती है। तो y बराबर, अब यहाँ से आप देखें तो ये y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पर, तो y प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी कि जिसका लेमडा कम उसका y कम, और जिसका लेमडा ज्यादा उसका y ज्यादा। क्लियर है, तो इसका मतलब पहले किसका मैक्सिमम मिलेगा अगर अपन बात करेंगे तो, सर इफ विल टॉक अबाउट, तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमा मुझे पहले मिलेगा जिसका लेमडा कम होगा, और लेमडा किसका कम होता है, लेमडा वॉयलेट का कम होता है, रेड का ज्यादा होता है। तो फर्स्ट आई विल गेट द मैक्सिमा ऑफ विच कलर, दैट मैक्सिमा ऑफ वॉयलेट कलर, देन फॉर द रेड कलर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट बात। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाईडीएससी में, जब आप वाईडीएससी सेटअप को किससे करते हैं, व्हाइट लाइट से परफॉर्म करते हैं, किससे, व्हाइट लाइट से, तो व्हाइट लाइट से परफॉर्म करने पर इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा बेटे ब्राइट बनता है, क्या बनता है, ब्राइट। और इसके जो एजेस होते हैं, क्या होते हैं इसके जो एजेस होते हैं, ये इन एजेस पर कौन सा कलर आता है, इन एजेस पर प्यारे बच्चों रेड कलर आता है। कौन सा कलर आता है, यस रेड कलर।
तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ब्राइट वाइट है, ब्राइट वाइट है, और विद कैसे एजेस के साथ है सर? विद वाइट, सॉरी, विद रेड एजेस के साथ आएगा। हेलो, सब बच्चों को समझ में आ गई? तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी बातें थी जिसका हमें ध्यान रखना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा सवाल आपके सामने। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट थिन फिल्म ऑफ ऑयल इन अ वाटर ऑफ एन एग्जिबिट ऑफ ब्रिलियंट कलर, यस, ये इंटरफेरेंस कहलाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। यस, क्या कहते हैं इसको सर? इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। बेटे जो आपने देखा होगा, ये जो वाटर की सरफेस पर जब ऑयल पड़ा होता है, देखा है ऑयल, है ना? तो ये क्या करता है, ये बेसिकली इसमें हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। तो डिफरेंट कलर्स क्यों दिखाई देते हैं? दिस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, इंटरफेरेंस भी दो तरह का है। कितने तरह का है सर? दिस इंटरफेरेंस इज टू टाइप। यस, द वन इज द वन इज डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, है ना, जो आपका YDSC है। और दूसरा कहलाता है प्यारे बच्चों थिन फिल्म इंटरफेरेंस, है ना, जैसे सॉफ्ट फिल्म वाला। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये पहली बात तो इंटरफेरेंस के कारण चमक रही है फिल्म, और साथ साथ ही ये इंटरफेरेंस कौन से वाला है? दिस इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड। ना डिफ्रैक्शन हो रहा है, ना पोलराइजेशन हो रहा है, ना डिस्पर्जन। डिस्पर्जन तो एक लाइट का 7 रंगों में टूटना होता है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक डायरेक्शन में जाना होता है, और डिफ्रैक्शन लाइट का अपने पाथ से बैंड होना होता है। चलो बेटा अब आगे लो डिफ्रैक्शन की भी बात करते हैं। हाँ जी, द फिनोमिनन ऑफ द डिफ्रैक्शन कैन बी ऑब्जर्व। सब बच्चे जानते हैं लाइट अपने पाथ से कब बैंड होती है? तब जबकि, हाँ बेटे, जो ये लाइट है इसकी जो वेवलेंथ लैम्डा है, इसका ऑर्डर ऑब्स्टिकल के साइज के ऑर्डर का होता है ना? किसके साइज का होता है प्यारे बच्चों? ऑब्स्टिकल के साइज के ऑर्डर का होता है। तो ऑफ द सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में लाइट सीधी नहीं जाती, बल्कि अपने पाथ से क्या हो जाती है? अपने पाथ से थोड़ी सी बैंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो बेटे प्लीज याद रखें, ये रहा आपका डिफ्रैक्शन की बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहा, कंडीशन फॉर द मैक्सिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट। याद रखना है, उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। ये कंडीशन तो किसकी हो जाती है? मिनिमा की। यस, जबकि ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यस, 2n-1 लेमडा बाई 2। और ये लेते हैं तो n लेते हैं 1 2 3 से, या बेटे इसको 2n+1 लेमडा बाई 2 भी लिख सकते हैं। एन को लेते हैं 0 1 2 3 से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये दोनों कंडीशन किसकी कंडीशन है? दिस टू कंडीशंस आर द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है ना सब लोगों को? और इसमें ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है? हाँ, ये एन का थोड़ा सा ध्यान रखें, एन का थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस वाले केस में एन 0 नहीं हो सकता, एन कैन नॉट बी 0। और इस वाले केस में प्यारे बच्चों जब हम लोग 2n-1 यूज करते हैं, तो 2n-1 में अगर मैं यहाँ पर n को 1 रख देता हूँ, तो n को 1 रखने पे लैम्डा बाई 2 आता है। यहाँ पर n की वैल्यू शुरू होगी 2 से, है ना? दैट n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। खैर आपको तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, वाह। स्लिट ऑफ विड्थ इतने इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे तो सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है किसका, डिफ्रैक्शन पैटर्न का, वो कुछ ऐसा होता है ना बेटे? और यहाँ पर क्या मिलता है सर? यहाँ पर लैम्डा मिलता है, यहाँ पर मुझे मिलता है लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा पर मिनिमा होता है ना बेटे? तो ये कहानी है
ये वाली। क्लियर है? और वैसे तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 लैम्डा, है ना, 2 लैम्डा डी बाई ए, कैपिटल डी कर देते हैं यहाँ पर, 2 लैम्डा डी बाई ए। ओके, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब कमाल की बात है, इसमें थोड़ा डेटा को अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्लिट विड्थ है इतनी है, ये इतना है, तो एंगुलर विड्थ पूछ रहा है किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो एक्चुअल में प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डेटा को, तो इस डेटा के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो डेटा के हिसाब से यहाँ अगर सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है तो जो लाइट है वो कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसे। तो बेटे ये वाला एंगल कितना है, सब बच्चे जानते हैं थीटा होता है। तो दैट साइन थीटा, यस, इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए। ओके, लैम्डा बाई ए। लैम्डा कितना है बेटे इसके अंदर, सर इसके अंदर जो लैम्डा है, दैट लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। यस, डिवाइडेड बाई ए कितना है बेटे, 12 × 10⁻⁷। तो यहाँ से हाफ आ जाएगा। जब ये हाफ आ जाएगा तो यहाँ से जो थीटा है, क्या साइन थीटा साइन 30 के बराबर होगा, तो बेटे थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा। तो जरा सोचो ये एंगल कितने डिग्री है, 30, तो क्या 30 नीचे भी तो जाना पड़ेगा। समझ में आया भाई? तो टोटल कितना हो गया सर, दैट टोटल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज ना करें, पहले एक बार ये वाली वैल्यू जरूर चेक करें कि लैम्डा बाई ए की वैल्यू क्या कोई सफिशिएंट है या नहीं। अगर ये बहुत छोटी आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक सफिशिएंट एंगल आ रहा है, जैसे 30 डिग्री आ रहा है, तो फिर हमें इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ए बीम ऑफ लाइट, यस, इतने नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट 1 millimeter wide and the resulting diffraction pattern is obtained on the screen 2 meter away. The distance between the first dark fringe on either side of the central, आपको पता है पूछ क्या रहा है सीधे सीधे शब्दों में, ये आपसे सीधे सीधे शब्दों में सेंट्रल मैक्सिमा ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा। खुद करें और खुद करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर दें। लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है, ये आपसे सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में पूछ रहा है। अब ये तुम देखना कैसे, अरे भाई फर्स्ट डार्क फ्रिंज है ऑन द अदर साइड, तो क्या आप सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है डिफ्रैक्शन में कुछ इस तरह का बनता है। यस सर। तो बेटे ध्यान दो, क्या ये मिनिमा है माइनस लेमडा, ये क्या है प्लस लेमडा, बोलो। क्लियर है? तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ही पूछ रहा है। समझ में आया? अच्छा, डिफ्रैक्शन जो फ्रिंजेस होती हैं वो अनइक्वल इंटेंसिटी की होती हैं, जबकि ये क्या है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डीपी, डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन अगर सोचे यही एक इंटरफेरेंस पैटर्न होता, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में ये सेम इंटेंसिटी की होती। तो बड़ा फर्क होता है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ ए diffraction pattern is 5.8 millimeter on screen at a distance इतने एंड द लाइट सोर्स इतने, देन द स्लिट विड्थ आपसे पूछा है। अब यार फिर वही सवाल आ गया, बार बार सेंट्रल मैक्सिमा का सवाल मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार गैस लग जाए, सीधे सीधे सवाल आ जाए। आएगा आएगा, चिंता मत करो, सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अपने आप सॉल्व करें, आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो अपना काम चल जाएगा। क्लियर है? चलो बेटा अगला क्वेश्चन। वाओ, पोलराइजेशन पे आ गए हैं। यस, द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट प्रूव्स दैट, पोलराइजेशन प्रूव करता है कॉर्पुसुलर, क्वांटम, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट और लॉन्गिट्यूडनल। एग्जैक्टली, हाँ बेटे, ये जो पोलराइजेशन है ये आपको केवल और केवल लाइट के कौन से बिहेवियर के बारे में बताता है, ये लाइट के ट्रांसवर्स बिहेवियर के बारे में बताता है। तभी तो प्रूव कर देते हैं क्या, कि साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं है, क्योंकि साउंड वेव पोलराइजेशन शो नहीं करती है। ओके, दैट साउंड वेव इज नॉट ए transverse wave because it does not show, yes, which character, polarization। ठीक है मेरे बच्चों, तो पोलराइजेशन का सीधा सीधा मतलब किससे है सर, इसका मतलब ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट से है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड आर, आप सभी जानते हैं कौन से वाली होगी सर, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव होती है,
लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव होती है, क्योंकि जो लाइट वेव है आप सभी जानते हैं ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दिस कैन पोलराइज्ड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ प्यारे बच्चों, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, सवाल क्या है भाई? सवाल ये है कि ए रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट अ पोलराइजेशन एंगल थीटा पी। ठीक है, देन सब बच्चे जानते हैं यार, एक ना पर्टिकुलर एंगल होता है जिस पर गिरने के बाद जो ये रे होती है ये वाली, ये कैसी लाइट है सर? ये एक यूपीएल है, अनपोलराइज्ड लाइट है। जब ये इधर जाएगी, एक रिफ्लेक्टेड है, एक रिफ्रैक्टेड है। तो जो बेटे ये वाली रे होती है, कौन से वाली सर? दिस वन, ये पोलराइज्ड होती है कंप्लीटली। ओके, और ये वाली होती है पार्शियल पोलराइज्ड, है ना? कैसी होती है? यस, पार्शियल पोलराइज्ड। क्या सब बच्चों को मेरी बात क्लियर है? तो बेटे ये कैसी होगी? पार्शियल पोलराइज्ड होगी, ये प्लेन पर। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछा गया है एक बार। क्या सवाल पूछा गया है? आपसे पूछा है कि इसमें कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा सवाल आ जाएगा, वो वही कर पाया जिसने एनसीईआरटी के डायग्राम को भी घोट लिया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, या इसके प्लेन में होंगे। भाई मान लो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, कैसे ये मान लो पीपीएल है, तो पीपीएल में दो बातें होंगी ना, अगर ऐसे वेक्टर हैं तो क्या वो इस प्लेन में है? ओके, और अगर मान लो ऐसे वेक्टर हैं ऐसे, तो क्या इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है? तो ये वाला सही था, ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन को तो समझ में आ रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। ओके बेटा, एंड द ट्रांसमिटेड रे विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। आशा करता हूं ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आहा, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, पोलराइजेशन का। P1 P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस। ओके, unpolarized light of I naught is incident at P1, and a third polarized is also placed between P1 and P2 such that its axis makes an angle of 45 डिग्री। ओके प्यारे बच्चों, चलो मजा आ जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइन पूछे, एक ही क्वेश्चन में सारा काम बराबर। ध्यान से सुने मेलस लॉ को। सबसे पहली बात याद रखें, ये पोलराइड है। जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट इस पर आकर के गिरती है, और माने इसकी इंटेंसिटी कितने प्यारे बच्चों? आई नॉट। तो ध्यान क्या रखना है, आप सब ध्यान रखेंगे कि जो बाहर निकलने वाली रे है ये वाली, ये पीपीएल तो होती है, लेकिन इस पीपीएल की जो इंटेंसिटी होती है प्यारे बच्चों, वो आई नॉट बाई टू होती है। हेलो, कितनी होती है? आई नॉट बाई टू होती है। अब इसके बाद की कहानी सुनो। इसको मैं क्या कह रहा हूं? इसको मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, जो भी है, ये ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों ये देखो, एक क्रिस्टल है, ऐसा ऐसे मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ, ये क्रिस्टल है। अब यार ऑब्वियस है, इस क्रिस्टल में क्रिस्टल की एक्सिस कहलाती है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल। और कमाल की बात ये है क्या, कि ये है आपका, मान लो ये वो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना भाई, और इसका एंगल कितना है? थीटा। तो मेलस लॉ ये कहता है कि जो बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी होगी वो पोलराइज्ड लाइट का कॉस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रख लेना बस, किसका? पोलराइज्ड लाइट का कॉस स्क्वायर थीटा। जहां पे थीटा किस किस के बीच का एंगल है सर? इस इलेक्ट्रिक वेक्टर और इस क्रिस्टल की एक्सिस के बीच का एंगल है। आशा करता हूं सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो मेरे बच्चों, और एक काम करते हैं, अब इसके साथ एक छोटा सा पेज ऐड कर देते हैं। और क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, ये समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखो इस क्वेश्चन में इसने कहा भाई, एक काम करते हैं, पोलराइड सिंपल ऐसे बना लो, एक पट्टी की तरह बना लो। एक पट्टी ये रही P1 की। ओके बेटा, हाँ जी। एक पट्टी रही प्यारे बच्चों ये मेरे पास P2 की। ओके, और इसके बीच में सजाया है किसको? P3 को, है ना? और वो भी किस पर? किसी एंगल 45 डिग्री पर, लाइक दैट। एक सवाल बहुत है, काम हो जाएगा। अब इस पे क्या आई सर? इस पर एक यूपीएल आई। अब जब यूपीएल आई तो माना इस यूपीएल की इंटेंसिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? सर इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आई नॉट, तो जरा बताओ यहाँ से बाहर कौन निकली? सर यहाँ से जो भी बाहर निकली, लेकिन वो आई नॉट बाई टू हो गया, आपने अभी भी बताया है। कितनी होगी बेटे? आई नॉट बाई टू।
ये बताया ना मैंने, क्या प्रूफ कैसा आता है बाद की बात है। ये IP I0/2 होती है, बस हो गया काम। अब सोचो अगर ये I0/2 है प्यारे बच्चों, तो अब ये एक्सिस है क्रिस्टल की कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। वेक्टर कहाँ है सर, ये रहा वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर 45 डिग्री पर है प्यारे बच्चों। तो यहां से क्या ये इसकी एक्सिस है, हेलो, तो जो यहां से निकलने वाली रे होगी क्या वो ऐसे जाएगी, बिल्कुल सर। तो जो ये वाली इंटेंसिटी I2 होगी, दैट I2 इज इक्वल्स टू, यस, I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ मेरे बच्चों, तो क्या ये I0/2 1/2 आ जाएगा, यानी कि I0/4 आ जाएगी। अब सोचो ये I2 कितना है, I0/4 है। अब सोचो इसकी एक्सिस ऐसे है, क्या जो वेक्टर्स हैं प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर आप देख रहे हैं, क्या ये वेक्टर्स, हाँ जी, क्या ये जो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, क्या ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स अब ऐसे होंगे, यस सर। तो बेटे क्या ये एंगल फिर 45 हो जाएगा। तो क्या अब यहाँ पे फिर मैं लगाऊंगा I3 के लिए, यस, इसका किसका, I0/4 का कॉस स्क्वायर 45 से ये आ जाएगा I0/8। क्लियर है। और स्टूडेंट ये अब चूंकि एक्सिस जैसे होती है इसी तरह से वेक्टर्स होते हैं, तो फाइनली यहाँ पर आपको ये एक PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, जिसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I0/8 हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, सर इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, वाह जी वाह, ये आज का आखिरी सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है प्यारे बच्चों, याद रखें। ब्रूस्टर एंगल क्या है प्यारे बच्चों, ब्रूस्टर एंगल, दैट, यस, दैट म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP, है ना भाई। हाँ जी, अगर किसी सरफेस पर कोई रे आकर के गिरे, तो इस पर्टिकुलर एंगल पर, किस पर, IP पर गिरने पर ये जो रे होती हैं ये वाली, ये क्या बन जाती हैं सर, ये PPL बन जाती है। क्या बन जाती है, ये PPL होती है। और ये क्या होती है सर, ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। और याद रखना बेटे, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अच्छा, थोड़ा सा इसने घुमा दिया क्वेश्चन में, इसने म्यू की जगह एन लिखा, तो एन बराबर क्या हुआ सर, एन बराबर हुआ 10 IP, तो IP बराबर हो गया 10 इनवर्स एन। क्या सब बच्चों को क्लियर है, यस। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी सही होगा। तो ये था आज का लेक्चर आपका पोलराइजेशन के ऊपर प्यारे बच्चों। ठीक है, लाइक करें, अगर पसंद आया है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।